नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जहां हमने लास्ट के वीडियो में ये समझा मार्केट इंटरमीडियरीज के बारे में। चलिए आज समझते हैं एक नया टॉपिक IPO के बारे में। IPO क्या होता है, कंपनी को IPO लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन सवालों का जवाब जानने से पहले हम जानते हैं कि बिज़नेस की शुरुआत कैसे होती है, बिज़नेस में फंडिंग जुटाने के सिस्टम कैसे काम करते हैं और बिज़नेस कैसे बनता और बढ़ता है। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक कहानी से शुरू करें। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है जिसके पास एक बहुत ही अच्छी आइडिया है। उसे पता है कि यह बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। जैसे कि सभी बिजनेसमैन के साथ होता है कि सब तो ठीक है, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। भी नया बिजनेसमैन होता है, उसके पास बिज़नेस चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है जो उसके आइडिया में पैसा लगाए। तब वो इस हालात में अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदार की मदद लेता है। फिर मान लेते हैं कि वो अपनी जमा पूंजी लगाता है और अपने दोस्तों को मना लेता है उसके बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए। ये दोनों दोस्त बिज़नेस के इनकम शुरू होने से पहले पैसा लगा रहे हैं, वो बिजनेसमैन के ऊपर दाव लगा रहे हैं। ऐसे में इन दोस्तों को एंजल इन्वेस्टर कहा जाएगा। जो पैसा एंजल इन्वेस्टर लगाते हैं वो लोन नहीं, वो बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब मान लेते हैं ये तीनों लोग मिलकर 1 करोड़ पूंजी जोड़ लेते हैं। इस पूंजी को सीड फंड कहते हैं। ये सीड फंड प्रमोटर के बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होती है। जैसे ही ये पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होती है, इसे इनिशियल शेयर कैपिटल कहते हैं। अब इस सीड इन्वेस्टमेंट के बदले तीनों को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि तीनों कंपनियों के में मालिकाना हक रखते हैं। अभी कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया है। ये कंपनी का एसेट्स है और कंपनी का वैल्यूएशन भी 1 करोड़ रुपया है। अब शेयर इशू करना बहुत आसान है। कंपनी ये मानती है कि हर एक शेयर की कीमत 10 रुपया है और कंपनी के पास 1 करोड़ कैपिटल है, तो इन्हें 10 लाख शेयर इशू करनी पड़ेगी। एक शेयर की कीमत 10 रुपया है, इसे फेस वैल्यू कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि फेस वैल्यू 10 रुपया ही हो, ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब शेयर का पैटर्न जो है, प्रमोटर के पास 30% शेयर है तो उनके पास 3 लाख, दोनों एंजल इन्वेस्टर के पास 1-1 लाख शेयर्स, क्योंकि उनके पास 10-10% होल्डिंग्स है। तो ये इस तरीके से अभी शेयर्स का पैटर्न्स है। अब क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, वो अब संभाल कर अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करते हैं और एक छोटा सा रिटेल स्टोर ओपन करते हैं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि प्रमोटर की मेहनत रंग लाती है और कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस बराबर हो जाती है। जब ये दोनों बराबर होती है तो कहते हैं कि कंपनी अपने ब्रेक इवन में चल रही है। अब क्योंकि बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो प्रमोटर की एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाती है। अब वो अपने बिज़नेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं और वो अपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल स्टोर और खोलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बिज़नेस प्लान बनाया, जिससे ये पता चला कि उन्हें 1.5 करोड़ पूंजी की और ज़रूरत होगी। अब क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है तो प्रमोटर ऐसे इन्वेस्टर के पास भी जा सकता है जो नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। प्रमोटर ने एक ऐसे ही इन्वेस्टर से बात की और कंपनी में 10% शेयर्स के बदले 1.5 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार हो गया। ऐसे इन्वेस्टर जो कंपनी के शुरुआती सालों में पैसा लगाते हैं उसे वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं और कंपनी को इस फेज में जो पैसा मिलता है उसे सीरीज ए फंडिंग कहते हैं। अब कंपनी के ऑथोराइज शेयर्स में से 10% शेयर VC वेंचर कैपिटल्स को अलॉट कर दी जाती है। अब शेयर का पैटर्न
ऐसा होगा। चलिए, वेंचर कैपिटलिस्ट को शेयर्स अलॉट करने के बाद अब जो शेयर्स का पैटर्न है वो इस तरीके से है। प्रमोटर के पास एज इट इज़ 30%, एंजल 1-2 के पास 10-10% और वेंचर कैपिटल्स के पास 15% होल्डिंग्स है। लेकिन ध्यान रखें, अभी भी कंपनी के पास 35% शेयर जो कि इशू नहीं की गई है। वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसा आने के बाद एक नई चीज़ हुई। वेंचर कैपिटल्स ने कंपनी में 1.5 करोड़ रुपया डालकर कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दी। स्टार्टिंग के वैल्यूएशन से 10 टाइम्स ज़्यादा। एक बेस्ट बिजनेस आइडिया का बेनिफिट बिजनेसमैन को ऐसे ही मिलता है। वैल्यूएशन बढ़ने से स्टार्टिंग के इन्वेस्टर को उसके इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ता है, जिसे हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि प्रमोटर को स्टार्टिंग में जो 30% शेयर मिले थे, तो उसके शेयर्स की वैल्यू 30 लाख रुपया थी, जो कि आज बढ़कर 3 करोड़ हो गई है। एंजल्स 1 और एंजल्स 2 की भी जो वैल्यूएशन थी वो 10 लाख की थी, आज वो बढ़ के 1 करोड़ हो गई है। तो ऐसे ही फंड रेज करने से, वैल्यूएशन बढ़ने से जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर हैं उनको इसी तरीके से बेनिफिट मिलता है। चलिए दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तीसरे सीन में हम लोग बैंकर के बारे में समझेंगे कि बैंकर का एंट्री कब और कैसे होता है। अब क्योंकि कंपनी के 3 साल बीत गए हैं, कंपनी एक नए आयाम छू रही है। इस पड़ाव पर कंपनी तय करती है कि अब 3 और शहरों में रिटेल स्टोर शुरू करेंगे और जाहिर सी बात है कि इसके लिए कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी और नए लोगों की भर्ती भी करनी होगी। इस तरह के खर्चे जो कंपनी बिजनेस बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए करती है, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि इस काम के लिए 8 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी इस जरूरत को पूरा कैसे करेगी। कंपनी के सामने इस पूंजी को जोड़ने के लिए अब कुछ और विकल्प आ गए हैं। कंपनी ने जो पिछले कुछ सालों में मुनाफा कमाया है, उस पैसे से कैपेक्स की जरूरत को पूरा कर सकती है। इस रास्ते को इंटरनल एक्यूरल्स या आंतरिक स्रोत से पैसा जुटाना कहते हैं। कंपनी किसी दूसरे वीसी के पास जा सकती है, फिर से वीसी फंडिंग मांग सकती है। इसके लिए उसे वीसी को शेयर देने होंगे, जो सीरीज बी फंडिंग, जिसे सीरीज बी फंडिंग कहते हैं। कंपनी किसी दूसरे वीसी के पास जा सकती है और फिर से वीसी फंडिंग मांग सकती है। इसके लिए उसे वीसी को शेयर देने होंगे, इसे सीरीज बी फंडिंग कहते हैं। कंपनी किसी बैंक के पास जाकर कर्ज मांग सकती है। चूंकि कंपनी का कारोबार अब अच्छा चल रहा है, इसलिए कर्ज मिलने में कंपनी को मुश्किल नहीं होगी। कंपनी ने ऊपर के 3 रास्ते अपनाए और आंतरिक स्रोत से 3 करोड़, सीरीज बी फंडिंग से 5% इक्विटी देकर 2 करोड़ और एक बैंक से 3 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। ध्यान दीजिए कि 5% इक्विटी के बदले में 3 करोड़ रुपया मिलने से कंपनी का वैल्यूएशन 60 करोड़ दिख रहा है। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अभी हम कहानी के लिए इसे ही सही मान लेते हैं। अब ये सीरीज बी फंडिंग के बाद कंपनी का जो शेयर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे प्रमोटर एंजल 1, एंजल 2 और वीसी सीरीज ए के पैटर्न तो सेम ही रहेंगे। अब उसमें एक नया वीसी जुड़ जाएगा, सीरीज वी, जिनको कंपनी ने 5% शेयर अलॉट किया है। अभी आप देखेंगे कि कंपनी ने 30% शेयर अभी भी किसी शेयर होल्डर को अलॉट नहीं किए हैं। इन शेयरों की कीमत अभी भी 18 करोड़ रुपए है। कंपनी की पूंजी इसी तरीके से बढ़ती है, खासकर जब किसी उद्यमी के पास या किसी बिजनेसमैन के पास अच्छी बिजनेस आइडिया और एक अच्छी मैनेजमेंट टीम हो। तो इस उदाहरण से अब कंपनी की शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी। जैसा कि हमने पिछली ये में देखा था प्रमोटर के पास 30 लाख, प्रमोटर की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 30 लाख की थी। आज के ये 60 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से उनके पास पूरी की पूरी 18 करोड़ वैल्यू की शेयर्स हो गए। उसी तरीके से एंजल 1 के पास 6 करोड़, एंजल 2 के पास 6 करोड़, वीसी सीरीज ए के जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपया डाला था, आज उनके
शेयर्स की वैल्यू 9 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो ये 3 सालों में कंपनी जैसे जैसे बढ़ी, इन्होंने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था, इनकी अब वैल्यूएशन जो है वो 60 टाइम्स बढ़ गई है। और जो लास्ट ईयर या लास्ट में जो VC ने पैसा लगाया था, उनकी लगभग 6 गुना बढ़ गई है। तो इसी तरीके से कंपनी का पैटर्न और ग्रोथ बढ़ता रहता है जब कंपनी के पास एक अच्छी आइडिया और एक अच्छी टीम हो। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ साल बीतते हैं और कंपनी सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। सफलता के साथ ही 8 साल पुरानी कंपनी 60 करोड़ की कंपनी और उत्साह से बढ़ जाती है। कंपनी अब पूरे देश में अपना कारोबार फैलाना चाहती है। कंपनी अपना खुद का कारखाना और फैशन से रिलेटेड कुछ और भी प्रोडक्ट बेचना चाहती है। इस नए काम को करने के लिए उसे और 20 करोड़ की कैपेक्स की जरूरत दिखती है। कंपनी कर्ज लेना नहीं चाहती क्योंकि ब्याज अदा करने से उसका मुनाफा घट जाएगा। कंपनी VC को कुछ और शेयर देकर सीरीज C फंडिंग लेना चाहती है, लेकिन वो किसी नॉर्मल या आम VC के पास नहीं जा सकती है क्योंकि VC फंडिंग कुछ करोड़ की ही मिल पाती है। इसलिए अब कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास जाना पड़ता है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर काफ़ी जानकार होते हैं, उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है, वो बड़ी रकम निवेश करते हैं और साथ ही कंपनी के बोर्ड पर अपने लोग भी बिठा देते हैं, जिससे कंपनी एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े। मान लो कि वो 20% का हिस्सा लेता है और उसके लिए 20 करोड़ रुपए देता है। इस तरह अब कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन पर एक नज़र डालते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पैसा डालने से कंपनी का जो वैल्यूएशन 100 करोड़ हो गया है, तो इससे जो वैल्यूएशन की पैटर्न है, होल्डिंग पैटर्न और कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है, चलिए देखते हैं इसको। प्रमोटर जो कि उसने 30 लाख रुपया लगाया था, आज उसकी वैल्यूएशन 30 करोड़ हो गई है। एंजल 1 एंजल 2 जिन्होंने 10 लाख रुपए डाला था, आज उनकी 10 करोड़। VCA जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए डाला था, आज उनकी 15 करोड़। VCB सीरीज B से जो फंडिंग उठी थी, जिन्होंने 3 करोड़ रुपए डाला था, आज उनकी वैल्यू 5 करोड़ हो गई है। तो इसी तरीके से कंपनी आगे बढ़ती है। अब इस पैटर्न को देखने के बाद ये भी ध्यान रखिए कि अभी भी कंपनी के पास 10% शेयर्स है जो अभी किसी को अलॉट नहीं किया गया है, जिसकी कीमत अभी भी 10 करोड़ रुपया है। आमतौर पर PE इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो कैपेक्स की बड़ी ज़रूरत के लिए रकम देता है। PE कभी बिजनेस के शुरुआती दौर में पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो कुछ सालों से काम कर रही है और जिनकी आमदनी हो रही है। PE से पैसा लेना और उस पैसे को कैपेक्स में डालना एक लंबे समय का काम है और इसमें कुछ साल लग जाते हैं। चलिए, अभी तक हमने समझा कि किसी भी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, वो स्टार्टिंग दौर में पैसा कैसे उठाते हैं, उसके बाद कुछ एक स्टेज के बाद एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, फिर वो बैंकर के पास पैसा लेने कब जाती है, प्राइवेट इक्विटी के पास कब पैसा लेने जाती है। तो अब चलिए समझते हैं कि कंपनी IPO कब लॉन्च करती है या IPO कब लेकर आती है या क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक और सीन के बारे में समझते हैं। PE इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद कंपनी का कारोबार काफ़ी बढ़ चुका है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट जोड़ लिए और देश के कई बड़े शहरों में मौजूद है। आमदनी अच्छी हो रही है, मुनाफा स्थिर है और इन्वेस्टर खुश हैं। लेकिन प्रमोटर इससे संतुष्ट नहीं। प्रमोटर अब विदेशों में भी कारोबार फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के सभी बड़े शहरों में उसके कम से कम 2 आउटलेट और दुकानें हों। इसका मतलब है कि कंपनी को अलग अलग देशों के बाज़ारों में रिसर्च करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को की पसंद क्या है इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, अपना उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही दुनिया के रियल एस्टेट पे भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस बार कैपेक्स की ज़रूरत काफ़ी बड़ी है और मैनेजमेंट का अनुमान है कि उसे लगभग 40 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब कंपनी के पास कुछ रास्ते हैं। वो चाहे तो इंटरनल एक्यूरल्स से पैसा जोड़ सकते हैं।
पी फंड से सीरीज डी फंडिंग से पैसा जोड़ सकते हैं, बैंक से और कर्ज ले सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं और आईपीओ के जरिए शेयर इशू कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ने कैपेक्स के कुछ हिस्सा आंतरिक स्रोत से और बाकी आईपीओ से जुटाने का फैसला किया। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचती है। क्योंकि कंपनी अपने शेयर पब्लिक में पहली बार बेच रही है, इसलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ कहते हैं। अब कुछ सवाल कि कंपनी ने आईपीओ लाने का फैसला क्यों किया, कंपनी ने ये रास्ता क्यों लेती है, कंपनी ने पहले सीरीज ए, बी और सी के समय आईपीओ का रास्ता क्यों नहीं चुना, आईपीओ आने का मौजूदा शेयर होल्डर्स का क्या होगा, आम जनता आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या देखती है, आईपीओ की ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, आईपीओ मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज काम करते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।